गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 3 स्टार्ट हुआ था जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हमारा ये जो थर्ड यूनिट है ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, सोर्सेज एंड डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सोर्सेज क्या होते हैं? जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका कौन सा पार्ट बायोमेडिकल वेस्ट है, वेस्ट का कौन सा पार्ट जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, कितने तरह का वेस्ट होता है और आप उसको कैसे डिस्पोज करोगे। Biomedical waste is generated from biological and medical sources and activities in hospitals, clinics, healthcare organizations, veterinary hospitals, etc. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है जो हॉस्पिटल से निकल रहा है, जो क्लिनिक से निकल रहा है या फिर कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से निकल रहा है, वो जो वेस्ट होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट काउंट होगा। नेक्स्ट इज द सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज मेजर एंड माइनर सोर्स। मेजर सोर्स कौन से होते हैं, माइनर कौन से होते हैं, वो कितनी उसकी डिपेंड करता है अमाउंट क्या है जो वेस्ट निकल रहा है। Hospital of all category like general, specialized, private, public generate biomedical waste। सब तरह के हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं। डिपार्टमेंट लाइक सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ये डिपार्टमेंट आप लोगों ने 11th में भी पढ़े हुए हैं और आपको 10th में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन चीज़ों के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो आपका फीमेल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो फीमेल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या प्रेगनेंसी है या बेबी बर्थ है, लेबर है, डिलीवरी है, वो सारा आपका गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में आता है। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? रिलेटेड टू फीमेल डिजीज और फीमेल इलनेस, कोई भी बीमारी जो होगी वो ऑब्स्टेट्रिक्स में ट्रीट होगी। और गायनेकोलॉजी क्या ट्रीट करेगा आपको? आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड, जो चिल्ड्रन का वार्ड होता है या चिल्ड्रन का डिपार्टमेंट होता है जिसमें चाइल्ड केयर के लिए डॉक्टर देखते हैं, वो पीडियाट्रिक्स है। दैट नेक्स्ट इज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर पेशेंट्स के लिए है। ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के डिपार्टमेंट को बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी जहाँ पे आपका आईज का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट इज ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेटर्स, जो मेडिसिन लेते हैं पेशेंट डिपार्टमेंट में या रिहैब, जैसे ये नशा छुड़ाने वाली मेडिसिन मिलती हैं या टीबी की मेडिसिन दी जाती हैं, जो पेशेंट्स मेडिकेशन लेने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं उनके लिए है। इमरजेंसी सर्विसेज, आपको पता ही है, कैजुअलिटी को भी इमरजेंसी कह देते हो आप। ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसपे सीरियस पेशेंट्स रहते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, बर्न्स एंड ट्रॉमा, ठीक है, बर्न्स जहाँ पे जले हुए पेशेंट्स रहते हैं, न्यूरोसर्जरी जहाँ पे ब्रेन के रिलेटेड या माइंड के रिलेटेड या फिर आपके हेड के रिलेटेड जो भी सर्जरी होती है। जनरेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्लियर है? हॉस्पिटल बड़ा होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो वेस्ट भी ज्यादा निकलता है। नेक्स्ट इज क्लिनिक्स, फिजिशियन, डेंटिस्ट, मैटरनिटी क्लिनिक्स, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स, डायलिसिस सेंटर्स। क्लिनिक होते हैं छोटे लेवल पे, आपने देखा हो जैसे डिस्पेंसरी होगी या फिर पीएचसी या सीएचसी, जो हॉस्पिटल से छोटे लेवल पे होते हैं, तो वहां पे कम वेस्ट निकलता है, लेकिन उस सेम तरह का वेस्ट ही होगा जो हमें हॉस्पिटल में मिलेगा वो हमें क्लिनिक में भी मिलेगा। कहने का मतलब कि जो सोर्सेज है वो सेम से ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलीक्लिनिक, नर्सिंग होम, जेरेट्रिक होम। जेरेट्रिक क्या होता है? लास्ट यूनिट में हमने जेरेट्रिक केयर के बारे में पढ़ा था, ओल्ड पेशेंट्स, ठीक है। तो जेरेट्रिक होम्स जो होते हैं, ओल्ड पेशेंट जो होम होते हैं, होम फॉर मेंटली रिटार्डेड, मेंटल असाइलम्स में से जो वेस्ट निकलेगा वो है सारे सोर्सेज आपके। नेक्स्ट इज सपोर्ट सर्विसेज, ब्लड बैंक, फार्मेसी, मॉर्चुरी, लॉन्ड्री, लेबोरेटरीज। मॉर्चुरी आपको पता होगा, आपको हॉस्पिटल में भी दिखाया था, मुर्दाघर जहाँ पे जो डेड पेशेंट्स है उनको रखते हैं या फिर उनकी पोस्टमार्टम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट इज वेटनरी हॉस्पिटल्स।
क्लियर है? जो एनिमल रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ एनिमल को ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल ऑफ वेस्टेज। आपने कैसे डिस्पोज करना है वेस्टेज को? बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद अदर वेस्टेज फॉर डिस्पोजेबल। सी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दो चीजों में कैटेगरी आपने करनी है। हमने पहले जो कैटेगरी पढ़ी है, आपको 1 से 10 कैटेगरीज पिछले चैप्टर में हमने सेशन में कंप्लीट करी थी। हम अब जो डिस्पोज करेंगे, जब उनको हमने सेग्रीगेट करना है, हमने उनको उनकी डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, अलग अलग कर देना है। मीन्स नॉन हजार्डस वेस्ट कौन सा होगा और हजार्डस, मतलब जो इन्फेक्टेड है और जो नॉन इन्फेक्टेड है। पहले तो हमें इन्फेक्टेड को नॉन इन्फेक्टेड में कन्वर्ट करके ही उनको बाद में डिस्पोज करना है। इस चैप्टर में हम डिस्पोजेबल ये पढ़ेंगे कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको कैटेगरी के बाद आपने कैटेगरी में डाल दिया, अब उसको हॉस्पिटल के बाद मतलब हॉस्पिटल से निकल गया वो वेस्ट, आपने उसको अलग अलग कर दिया, अब उसको हॉस्पिटल से बाहर ले गए हो, फिर बाहर जाने के बाद उसको कैसे आप डिस्पोज करते हो, उसका क्या करते हो, किस तरह से आप उसको डिस्पोज करोगे। जैसे कि फर्स्ट लाइन में देखो उन्होंने कहा है कि मिक्स नहीं करना अदर वेस्टेज के साथ। बायोमेडिकल वेस्ट तो वही होगा ना जो पेशेंट की बॉडी से निकला हुआ, तो वो इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, तो उसको हमने नॉन इन्फेक्टेड यानी कि जो जनरल वेस्ट है जैसे कूड़ा करकट या खाने का फूड का निकला हुआ जो वेस्ट है उसके साथ हमने मिक्स नहीं करना, जिससे हमें खतरा नहीं है इन्फेक्शन का, उसके साथ हमने मिक्स नहीं करना। It should be treated and disposed of in accordance of the Notification of Biomedical Waste Rule 1998 of Ministry of Environment and Forests Government of India। तो जो भी हम डिस्पोजेबल करते हैं, जो भी हम डिस्पोजल करना है हमने इसके बाहर, हॉस्पिटल के बाहर हम कर रहे हैं, तो वो एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, जो रूल जो बना देगी उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिस्पोजल ऑफ जनरल एंड नॉन हजार्डस वेस्ट। जनरल वेस्ट आपको पता है, मैं क्लियर कर देती हूँ, जनरल वेस्ट वो होता है जिसमें इन्फेक्शन नहीं होती है, जो पेशेंट की बॉडी से निकला हुआ कोई इन्फेक्टेड पार्ट नहीं है जिससे हमें खतरा नहीं है। नॉन हजार्डस मतलब जो हमें खतरा नहीं कर रहा। जो जनरल वेस्ट है जैसे कि रैपर हो गया, ठीक है, नॉर्मल कागज पेपर, ठीक है, इस तरह का जो वेस्ट होगा, या फिर जो हमारे घर पे भी निकलता है, हमारी किचन से निकलता है, हमारे घर से निकलता है ना, इस तरह का जो वेस्ट है वो जनरल वेस्ट है, नॉन हजार्डस वेस्ट है। गंदी लिनन होगी, गंदी उसके टावल हैं या जो फेंकने वाली चीजें हैं उसकी ऐसी पेशेंट की जो नहीं यूज होनी या फिर जो पेशेंट के ऊपर यूज नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आपने जैसे मान लो जिस रैपर से या जिस पेजेस से या किसी कंटेनर से या कोई ऐसी चीज से आपने इंजेक्शन निकाला और वो आपने डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है, तो वो आपका जर्नल वेस्ट है। अच्छा, इसको भी इन्होंने दो चीजों में डिवाइड कर दिया कि कैसे आप वेस्ट को डिस्पोज करोगे। तो पहला है फॉर स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, हमने पहले माइनर और मेजर सोर्सेज की बात करी थी ना। अगर तो आपके पास थोड़ा है, ज्यादा नहीं, अगर क्लिनिक में से निकल रहा है ना, तो उसको कैसे आप करोगे? हमेशा जो भी जनरल वेस्ट है उसको आपने लैंडफिल करना है। लैंडफिल का मतलब क्या होता है कि उसको आपने जमीन के अंदर भर देना है, ठीक है, एंड इट इज डन बाय ट्रेंच मेथड, रैम्प मेथड एंड एरिया मेथड। ये तीनों ही लैंड फिलिंग मेथड है। तीनों में ही आपने जो वेस्ट है उसको जमीन के नीचे, ठीक है, भर देना है। भरने के बाद उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है। इस तरह का लैंड फिलिंग आपने करनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तीनों एक ही तरह के मेथड है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ट्रेंच और एरिया मेथड जो है वो ग्राउंड जो होता है ना, उस ट्रेंच मेथड में क्या है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते। ट्रेंच मेथड में आप उस जगह पे करोगे जहाँ पे पानी का लेवल जो है कम होना चाहिए, पानी का लेवल नीचे, ज्यादा नीचे होना चाहिए, ठीक है। पानी के लेवल के साथ जो आपका ये नॉन हजार्डस वेस्ट है वो मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। एरिया मेथड भी ऐसा ही है, रैम्प मेथड भी सेम ही है। उसमें रैंप बना के, जैसे रैंप पे चढ़ाई चढ़ते हैं, इस तरह की चढ़ाइयों की फॉर्म में आपने मिट्टी डाल के फिर उसके ऊपर आपने वेस्ट डाल के फिर उसको कवर कर देना है, ठीक है। यूज ऑफ पिट्स, टोए, खड्डे, इनमें भर देना है आपने, ठीक है। कंपोस्टिंग, उसकी खाद बना देनी है, मिक्स करके उसको उसकी खाद बना देनी है। ये तो आपने साइंस में पढ़ा ही हुआ है, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ, ट्रेंच मेथड और एरिया मेथड मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेंच मेथड कंसिस्ट ऑफ एन excavated
trench into which the solid wastes are spread and compacted and covered. आपने खड्डे की फॉर्म में बनाना है, लेकिन अगर आप पिक्चर में देख रहे हो, जैसे क्या कर रहे हैं कि ट्रेंच बनाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेंच बनाया जा रहा है वो नॉर्मल जो आपकी जमीन है उसके नीचे की तरफ खोदा गया है उसको, ठीक है। अगर आप पिक्चर में देख रहे हो, अब ये देखो यहाँ पे ट्रेंच बना दिया है और उधर वेस्ट जो है वो डाला जा रहा है, ठीक है, डाल उसके अंदर वेस्ट डाल दिया है, फिर उसको इस तरह से फाइनल कवर कर दिया है। आप देखो यहाँ पे उसको, ये ओरिजिनल ग्राउंड है, उसके अंदर आपने वेस्ट भर दिया, फिर आपने उसको कवर कर दिया, इस तरह से आपने ये, दैट इज ट्रेंच मेथड। The trench method is best suited for nearly level land where the water table is not near the surface. मैंने आपको बताया ना कि यहाँ तो इस लेवल तक आपने खोदना है जगह को कि पानी का लेवल बहुत नीचे होना चाहिए, या फिर जहाँ पे ऊंची जमीन हो वहां पे आपने इस तरह से आपने करना है। Next is area method. The area method is best suited for flat or gently sloping areas where some land depression may exist. ठीक है, जहाँ पे लैंड जो जमीन है वो थोड़ी अंदर की तरफ धस सकती हो, उस तरह का आपने करना है, क्योंकि देखो इस पे आपने फिलिंग, ट्रेंच में आपने एक ही फिलिंग बनाई, ठीक है, यहाँ पे आपने एक दो फिलिंग और बना दी, एक फिलिंग कर दी, फिर लैंड डिप्रेस कर दी, मतलब जो रोड है या जो एरिया है, ठीक है, उसको दबा दिया, फिर उसके ऊपर आपने कूड़ा भर दिया और उसके ऊपर फेस भरने के बाद फिर आपने लैंड जो है उसके ऊपर बनाई। देखिए इसमें आप देख पा रहे हो, नीचे आपने भर दिया और फिर उसके ऊपर आप भरने लग रहे हो और उसके ऊपर आप फिर से उसको कवर करोगे, फाइनल अर्थ कवर कर दोगे। ये इस तरह से अगर आप बनाते हो तो वो रैंप हो जाता है, इस चीज को रैंप बोलते हो, जैसे ये है, ये रैंप है। क्लियर है? तो ट्रेंच और एरिया मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो है लैंड फिलिंग के ही टाइप्स हैं। लैंड फिलिंग में ही आपने इस तरह से जमीन के अंदर जो है उसके अंदर आपने जो भर के वेस्ट और उसके ऊपर आपने लैंड फिलिंग कर देनी है। क्लियर है? नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था कंपोस्टिंग, कंपोस्ट करना। तो कंपोस्टिंग क्या है? देखो पहले जो आपका रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स एंड फूड फैक्ट्री से जो आपका नॉर्मल वेस्ट है, जो जनरल वेस्ट है, ठीक है, उसको आपने ट्रेवल किया फूड वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर पे। यहाँ तो इन्होंने इस पिक्चर में अगर आप देख रहे हो तो इन्होंने कंपोस्ट मशीन में ही उसको कंपोस्ट कर दिया है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, टेक्निकल भी कर सकते हो, दोनों वे से कर सकते हो। आपने कंपोस्ट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद कंपोस्ट करने के बाद वो कंपोस्ट हो गया, फिर वो फार्मर के पास गया, मतलब उसको आपने यूज कर लिया फार्मिंग में, और उससे फिर आपने फार्मिंग के बाद अपने वेजिटेबल्स जो भी आपने ग्रो किया और फिर वो दोबारा मतलब रीयूज हो गया। कहने का मतलब अगर आप ये साइकिल देख पा रहे हो, इसमें कंपोस्टिंग के बाद वो रीयूज हो गया, जो भी वेस्ट था निकला, फिर आपने इसको कंपोस्ट किया, फिर वो फार्मर के पास गया, वेजिटेबल्स बन गई और फिर आपने उसको रीयूज कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट इज फॉर लार्ज क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में तो हमने पढ़ लिया। लार्ज क्वांटिटी में क्या है? कंपोस्टिंग, NADEP, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग बाय काउडंग। कंपोस्ट करने के लिए आपने काउडंग को यूज कर लिया, ठीक है। कंपोस्टिंग इसमें आप मैनुअली भी कर सकते हो, मैनुअली आपने उसमें काउडंग को यूज करके उसको आपने कंपोस्ट कर दिया, ठीक है। पैलेटाइजेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्म ऑफ रीयूजेबल ऑफ सॉलिड वेस्ट। पैलेटाइजेशन में हो सकता है कि प्लास्टिक हो, ऐसी चीजें जो रीयूज हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक आपकी निकलती है उसमें से, आपके वेस्ट में से प्लास्टिक हो गया, या कोई ऐसी चीज जिसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी ग्लास जो दोबारा यूज हो सकते हैं, ग्लास, शार्प मेटल्स जो ऐसी हैं जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, प्लास्टिक ऐसी है। तो पैलेटाइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको दोबारा से काम में, वर्क में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज बायो कंपोस्ट एंड मेन्योर। बायो, आपकी वैसे बुक में बायोप्रेस दिया हुआ है, बायोप्रेस कोई एज सच कोई टर्म नहीं है। बायो कंपोस्ट आप उसकी जगह यूज कर सकते हो। बायो कंपोस्ट एंड मेन्योर, कंप्रेस्ड वेस्ट टू जनरेट एनर्जी सोर्सेस। बायो कंपोस्ट का मतलब क्या है कि जो रिलेटेड टू प्लांट्स या रिलेटेड टू एनिमल पार्ट्स या पेशेंट्स बॉडी पार्ट्स, उस चीज को आपने कंपोस्ट में यूज कर दिया है, ठीक है। या फिर मेन्योर,
जो एनिमल डंक है या इस तरह से आपने उससे आपने खाद बना दी है, या फिर बायोगैस प्लांट आपने सुना होगा और बहुत सारे गाँव में लगे भी हुए हैं। तो इस तरह से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बायोगैस प्लांट के अंदर, तो वो एनर्जी सोर्सेस के लिए यूज हो जाते हैं। जो वेस्ट है उसको कंप्रेस करके बायोगैस प्लांट बना दिए आपने, और फिर वो घर में हमारे दोबारा से यूज करने के लिए काम आ जाते हैं। पायरोलाइसिस, केमिकल डीकम्पोजिशन और बाय हाई टेम्परेचर कंपोस्टिंग। लार्ज क्वांटिटी में अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, करनी हमने कंपोस्टिंग ही है, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे आपने काऊ डंग से कर ली, ठीक है, जैसे आपने पैलेटाइजेशन कर ली, पैलेटाइजेशन तो थोड़ा कंपोस्टिंग में नहीं आता, बट बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो कंपोस्टिंग का ही पार्ट है। अब पायरोलाइसिस क्या कहता है कि कंपोस्टिंग हमने करनी है, बट केमिकल से करनी है और हाई टेम्परेचर पे करनी है। ठीक है, क्लियर है? मैं फिर से बता देती हूँ। स्मॉल क्वांटिटी में हमने क्या किया था, स्मॉल क्वांटिटी में हमने लैंड फिलिंग कर दी उसकी, जो नॉन हजार्डस वेस्ट है। जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है उसी को ही आपने लैंडफिल करना है। ठीक है, उसके बाद हमने यूज ऑफ पिट्स। पिट्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम लोग टॉयलेट में जाते हैं ना, तो टॉयलेट में हम लोग फ्लश कर देते हैं जो भी हमारा वेस्ट होता है। तो इसी तरह से पिट्स, वो पिट्स ही होता है, मतलब खड्डे में डाल दें आप उसको, एक तरह का खड्डा लगा लो आप। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कंपोस्टिंग। तो जो हमने पहली जो कंपोस्टिंग पड़ी थी स्मॉल क्वांटिटी में, वो सिंपल कंपोस्टिंग थी, खाद बना दी और फिर वो दोबारा से यूज होगी और फिर आपके पास दोबारा वहीं पे आ गई। लार्ज क्वांटिटी में भी हम कंपोस्टिंग पढ़ रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पढ़ रहे हैं कि काउडंग्स का यूज करके आपने कंपोस्टिंग कर दी है, या फिर आप बायोगैस प्लांट बना रहे हो उससे, बायो कंपोस्ट से या मेनोर से। ठीक है, और पायरोलाइसिस कर रहे हो, केमिकल कंपोस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन मतलब क्या है कि कोई भी प्लास्टिक है या कोई ड्रग्स की ऐसी फॉर्म है जिसको आप रीयूज करके दोबारा आपके पास आ जाती है वो। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, वाटर एंड लिक्विड वेस्ट। जो आपका लिक्विड वेस्ट आपके हॉस्पिटल से निकलता है उसको आप क्या, वो तो डायरेक्टली डिस्कार्ड और डिस्चार्ज इनटू द सीवरेज। ठीक है, सीवरेज में चला जाता है, या फिर पिट्स में सोक हो जाता है, या फिर वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स। जो इस तरह के कुछ झरने या इस तरह का कुछ सिस्टम उन्होंने बना रखा, पॉन्ड्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप उनको स्टेबलाइज कर सकते हो और बाद में अलग कर देते हो। ठीक है, डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, द प्रेफर्ड मेथड इज बाय इंसिनरेशन। इंसिनरेशन आपने पढ़ा था, इंसिनरेशन का मतलब क्या था, उनको जला दो। जो एक्चुअली जो बॉडी का जो वेस्ट है, बॉडी का पार्ट है जो इन्फेक्टेड है, उसको तो आप जला ही दो। ठीक है, जलाने से उसकी ऐश बन जाएगी, उसको फिर आप यूज कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, यूज भी कर सकते हो, या वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन जो लिक्विड वेस्ट है जो हार्मफुल नहीं है, या कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड भी है, तो उसको आपने सीवर्स में डिस्कार्ड कर दी, या फिर उसको बाद में आप स्टेबलाइज कर देते हो वेस्ट को। नेक्स्ट इज disposal of sharps. The needles should be destroyed by the needle destroyers, and other sharps as well as the needles should be bleached. The used syringe can be disposed of by melting and sterilization at over 250 degrees Celsius. Sorry. देखो, दिस इज नीडल। जब आप इंजेक्शन लगाते हो, आपको 11th क्लास में और उससे पहले भी मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास में ये चीजें बताई हुई हैं कि इंजेक्शन का कौन सा पार्ट क्या होता है। ठीक है, ये जो आगे सॉरी ये जो आगे नीडल है जिससे आपने जो इंजेक्शन को अंदर लेके जाता है, शार्प पार्ट है वो आपकी नीडल है, और ये जो पिछला वाला पार्ट है वो आपका सिरिंज है, जिससे आपने लोड करना होता है इंजेक्शन को, और फिर लोड करने के बाद इंसर्ट करना होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर आप ये दोनों को समझ लोगे ना, तभी आप इन दोनों की वेस्ट मैनेजमेंट कर पाओगे। देखो, नीडल्स जो पार्ट है वो डिस्ट्रॉयड बाय द नीडल डिस्ट्रॉयर, दिस इज नीडल डिस्ट्रॉयर। ये अपनी लैब में भी है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, इस पे हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। क्या था, नीडल जहाँ पे लिखा हुआ है नीडल, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है नीडल, यहाँ पे आपने नीडल
डालनी है। नीडल डालने के बाद आपने इसको ऑन कर देना है। उसके बाद नीडल जो है ना बर्न हो जाएगी और आपको जलती हुई नजर भी आएगी अंदर, ठीक है। बर्न होके नीडल वाला पार्ट जो है वो टूट जाएगा, अंदर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिरिंज। यहाँ सिरिंज को डाल के, सिरिंज की छोटी सी निब होती है जिसके साथ नीडल अटैच होती है। अगर आपने अच्छे से देखा हो, उस सिरिंज को आपने यहाँ पे, उस नीडल को आपने सॉरी सिरिंज का जो निब पार्ट है उसको आपने यहाँ पे तोड़ देना है। ये जो यहाँ बना है उसको नीचे खींच के, ठीक है। इसको अगर आप नीचे खींचोगे तो वो निब टूट जाएगी। क्लियर है? इस तरह से भी कर देते हो। और दूसरा पार्ट क्या है, देखो इसमें भी यहाँ पे आप नीडल को मोड़ के अंदर डाल दोगे, अकेली नीडल जो है अंदर चली जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो वेस्ट रेंज है उसको आप इसमें भी डाल सकते हो, या फिर इसके अंदर आपकी नीडल चली जाती है। क्लियर है? और जो सिरिंज है उसको अलग बॉक्स में आपने डालना है। सिरिंजेस अलग बॉक्स में चली जाएंगी, नीडल अलग बॉक्स में चली जाएगी, या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट बेस्ट मेथड डिस्ट्रॉयर है। ये डिस्ट्रॉयर आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेगा जब आप जॉब पे जाओगे। नेक्स्ट है आप उसको the used syringe can be disposed of by melting and sterilization is over 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप इसको स्टरलाइज भी कर सकते हो। 250 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको उबलते हुए पानी में डाल के स्टरलाइज कर सकते हो। देखो यहाँ ये नीडल पकड़ते हुए दिखा भी रहे हैं, इस तरह से भी कर सकते हो। बट आपने प्रेफर क्या करना है, सिंगल टाइम यूज, ठीक है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, बट नाउ डेज वो प्रेफर नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है उस हिसाब से नीडल एक ही बार यूज होती है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बेटर ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। बट आपको पता होना चाहिए कि आप शार्प को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रॉयर मशीन से भी कर सकते हो और इस तरह से भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बॉक्स में, कंटेनर में, और या फिर आप उनको स्टरलाइज भी कर सकते हो, सिर्फ सिरिंजेस को। क्लियर? Next is disposable of microbiological and biotechnological waste, जो लैब में से निकलता है ना, जो पेशेंट के सैंपल के ऊपर या पेशेंट की बॉडी किसी पार्ट के ऊपर सैंपल लेके आप उस पर टेस्ट करते हो, तो जो उस पे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं उसके बाद जो वेस्ट निकलता है वो आपका किस तरह से आपने उसको डिस्पोजल करना है। This is done by autoclaving, hydroclaving, microwave on और incineration। Incineration तो आपको पता ही है, आपने जला दिया, ऐश बन गई उसकी। Incineration तो आपने उस पार्ट को करना है जो बॉडी का पार्ट, मान लो आपने किसी बॉडी का हिस्सा या टुकड़ा अपने बॉडी का लिया है सैंपल के तौर पर, आपने उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है या आपने उसके ऊपर कोई डायग्नोसिस बनाना है, तो आपने यूज करने के बाद उसको आप जला दो। बाकी है ऑटोक्लेविंग एंड हाइड्रोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग एंड हाइड्रोक्लेविंग उस पार्ट के लिए आपने करना है जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए। देखो अगर इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये है आपका ऑटोक्लेविंग का पार्ट। ये वाली जो पिक्चर थी, ऑटोक्लेविंग ऐसी होती है। जो प्लेट है इसके अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जैसे सीजर हो गई, आर्टरी फोर्सेप हो गया, जो भी आपने प्रोसीजर के लिए यूज किया, कोई नीडल है या कोई भी पार्ट है, वो आपने इसमें रख के अंदर, ये देखो कितनी सारी ट्रे पड़ी है, इसके अंदर आपने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देनी है ऑटोक्लेविंग की। 15 मिनट, 20 मिनट, जितने टाइम तक भी आपने करनी है वो आपने सेट कर देनी है। फिर वो स्टीम निकलती है, उससे वो जितने से कीटाणु वो मर जाते हैं। ठीक है। आपको मैंने जब हॉस्पिटल का विजिट हुआ था, पार्क हॉस्पिटल पानीपत में, सिग्नस हॉस्पिटल पानीपत, राजेंद्रा में, मैंने आपको तीनों हॉस्पिटल में मैंने आपको ऑटोक्लेविंग मशीन दिखाई थी, लेकिन हमने उसका आउटर पार्ट देखा था जो कि इस तरह का था। वो थोड़ा सीधी खड़ी हुई थी, इस तरह से वो मशीन थी। तो उसके अंदर इस तरह के पार्ट्स होते हैं, या फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑटोक्लेविंग जो मशीन होती है उसके अंदर इस तरह के पार्ट होते हैं, बट काम उसका सेम ही है। उसने क्या करना है, स्टीम के अंदर सारे कीटाणुओं को मार देना है, जिसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, जो ऑटोक्लेविंग का पार्ट है। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑटोक्लेविंग मशीन में आपने यूज किए हुए इंस्ट्रूमेंट जो आपने सैंपल लेने के लिए यूज किए, या फिर जब आप पेशेंट का डायग्नोसिस बना रहे थे, प्रोसीजर कर रहे थे, वो आपने इसमें रखने हैं। रखने के बाद आपने उसको, यहाँ पे उसकी टाइमिंग सेट होती है, कितने टाइम तक आपने उसको ऑटोक्लेव करना है। ठीक है। फिर वो कीटाणु रहित हो जाते हैं, डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद हाइड्रोक्लेव। हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेव का ही पार्ट होता है, उसमें भी स्टीम टेक्नोलॉजी ही होती है। ठीक है।
उसमें क्या करते हैं कि जो उसका होल्डिंग टाइम कितना है, अगर आप 15 मिनट कर रहे हो तो 132 डिग्री सेल्सियस पे आपने जो है करना है, 30 मिनट्स करे तो 121 डिग्री सेल्सियस पे आपने करना है। ठीक है, इसमें क्या है, this is a steam sterilization technology in which the steam is used as an indirect heating, ठीक है, source, thus allowing total dehydration of वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है जिस तरह का है, जैसे वो मैंने आपको बताया जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, उसको आपने स्टीम के अंदर ही करना है, बट इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट आर हाइड्रोलाइज्ड एंड वेस्ट मैटर इज रिड्यूस्ड बाय वेट एंड वाटर। ठीक है, जो भी वेस्ट मैटर होगा उसका थोड़ा वेट पहले से कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से इन्फेक्शन निकल रही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट इज द प्रेफर्ड मेथड इज बाय इंसिनरेशन एंड द ऐश कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंडफिलिंग। फार्मास्यूटिकल क्या है, मेडिसिन आपने जो यूज करी है उसको आप जला दो, जो वेस्ट है जलाने के बाद क्या है उसको फिर जो उसकी ऐश बनेगी उसको आपने जमीन में भर देना है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ infectious solid waste. It is first treated and converted to non-hazardous waste. आपने क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट करना नॉन हजार्डस में, आपने उसकी कैटेगरी बनाई हुई है, उसको छांट के अलग कर देना है। उसके बाद उसको जनरल वेस्ट की तरह ही आपने इसको डिस्पोज करना है, कंपोस्टिंग कर दी आपने। ठीक है, और जो आपको लगे कि नहीं कन्वर्ट होता उसको आप इंसिनरेट कर दो, जला दो। क्लियर है, इस तरह से आपने वेस्ट को अलग करके फिर उसको जनरल वेस्ट की तरह डिस्पोज करना है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ केमिकल वेस्ट। नॉन हजार्डस वेस्ट इज डिस्पोज्ड एज ऑफ जनरल वेस्ट, जैसे कि हमने पहले सबसे पहले जो पढ़ा था, जनरल वेस्ट की तरह करना, लैंडफिल कर दिया और कंपोज कर दिया। एंड द हजार्डस वेस्ट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नॉन हजार्डस वेस्ट एंड देन डिस्पोज्ड ऑफ एज जनरल वेस्ट। वही सेम बात, जैसे हमने उसको पहले नॉन इन्फेक्टेड में कन्वर्ट करना, जनरल वेस्ट में कन्वर्ट करना, और फिर उसको आपने वही लैंड फिलिंग एंड कंपोस्टिंग। एंड अगर कोई हजार्डस या इन्फेक्टेड वेस्ट है तो उसको आपने इंसिनरेट करना है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, दिस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, उसकी अलग गाइडलाइन है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। डिस्पोजल ऑफ प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, This is disposed of with general waste and special landfilling. इसका आप जनरल वेस्ट तरह ही आप डिस्पोज करोगे, स्पेशल लैंडफिलिंग कर सकते हो आप इसकी, जो प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं ना, डब्बे जिसमें वेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे जो कैटेगरीज वाइज जो वेस्ट था, जो सोर्सेज थे, उसको हमने डिस्पोज कर दिया है और हमने मेथड्स पढ़ लिए हैं किस तरह से आप उनको डिस्पोज कर सकते हो। All records should be subjected to inspection and verification by the prescribed authority at any time. हमने क्या करना है कि पहले वेस्ट जो है ना, वेस्ट चेक कर लेना है कि कौन सा वेस्ट है, उसको इंस्पेक्ट करना है कि इसमें हजार्डस वेस्ट है, इसमें नॉन हजार्डस वेस्ट है। ठीक है, वेरीफाइड करना है उसकी, इन्होंने कहा ना कि बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, टीम बननी होती है वेस्ट मैनेजमेंट की, तो वो टीम ही इसको इंस्पेक्ट करती है और फिर उसको वेरीफाई करती है और फिर उसको आगे फर्दर भेज देती है और उसको रिकॉर्ड कर लेती है कि इतना वेस्ट इतने टाइम पे इतने टन निकला, इतने टाइम पे निकला, और इतना टन इतना वेस्ट है, नॉन हजार्डस का इतनी अमाउंट वेस्ट थी या हजार्डस इतने अमाउंट वेस्ट था, तो वो आपने रिकॉर्ड कर लेना है। द ऑथराइज्ड पर्सन shall maintain record related to generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal or any form of handling of biomedical waste. आपने जो पर्सन जिसकी ड्यूटी है, जिसने उसको देखना है, मेंटेन करना, रिकॉर्ड रखना है कितना कितनी हमारे पास कलेक्शन हुई है, ठीक है, कितना हमने रिसीव किया है, जिस थर्ड पार्टी के पास आप उसको दोगे, ठीक है, कंपोस्टिंग करने के लिए या फिर लैंड फिलिंग के लिए, जिसने फिर उसको स्टोर भी तो रखना है, फिर ट्रांसपोर्ट भी करना है, कहाँ कहाँ जाके उसकी लैंड फिलिंग करनी है, फिर उसका ट्रीटमेंट भी करना है डिस्पोजल का। ठीक है, एंड और कोई भी हैंडलिंग होती है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब कोई भी बॉडी का जो वेस्ट है, इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, जर्नल, उस सब की कैटेगरी उन्होंने उसका रिकॉर्ड उन्होंने जो रखना है। नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी केप्ट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स। कोई भी अपने पास उन्होंने वेस्ट जो है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है,
वो आपने 48 आवर्स तक अपने पास नहीं रखना है, उसको आपने डिस्पोजल के लिए भेज देना है। क्लियर है? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से आपको सारे सोर्सेज और मेथड्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप मैसेज कर देना, कोई भी क्वेरी होती है तो आप उससे मुझे मैसेज करके क्लियर कर दिया करो। मेरे ख्याल से सब लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, और पर मुझे बहुत सारे बच्चों के नहीं मिलते हैं, नोट्स नहीं मिलते हैं, तो मुझे वो नोट्स टाइम टू टाइम दे दिया करो। आज शाम को मैं इसके क्वेश्चन भी आपको डाल दूंगी, इस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। एंड अंत में हर बार की तरह मैं फिर से आपसे कहूंगी, सब लोग अपने घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छा खाना खाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।